बीमारी मुबारक। रात के 9 बज गए थे। एक युवती अंगीठी के सामने बैठी हुई आग फूंकती। उसकी बड़ी बड़ी आंखें दरवाजे की तरफ लगी हुई थी। कभी चौंक कर आंगन की तरफ ताकती, कभी कमरे की तरफ। इसी बीच आने वालों की आहट मिली। रामा बाहर बड़ा खर्राटे ले रहा था। बूढ़े लाला साहब ने आते ही उसे एक ठोकर लगाकर कहा, कमबख्त, अभी शाम हुई है और अभी से लंबी तान दी। नौजवान लाला रघुनाथ दास घर में दाखिल हुए। चेहरा बुझा था, चिंतित। जानकी ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया और गुस्से व प्यार की मिली हुई आवाज़ में बोली, आज इतनी देर क्यों हुई? दोनों नए खिले हुए फूल थे। रघुनाथ, हाँ, आज देर हो गई है। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? जानकी, क्या करती, आग बुझी जाती थी। खाना न ठंडा हो जाता? रघुनाथ, तुम जरा से काम के लिए इतनी आग के सामने ना बैठा करो। जानकी, अच्छा कपड़े तो उतारो, आज इतनी देर क्यों की? रघुनाथ, क्या बताओ, पिताजी ने ऐसा नाक में दम कर दिया है कि कुछ कहते नहीं बनता। इस रोज रोज के झंझट से तो यही अच्छा है कि मैं कहीं और नौकरी कर लूँ। बूढ़े लाला साहब एक आटे की चक्की के मालिक थे। उनकी जवानी के दिनों में आसपास दूसरी चक्की न थी। उन्होंने खूब धन कमाया, मगर अब वो हालात न थे। चक्कियाँ कीड़े मकोड़े की तरह पैदा हो गई थी, नई मशीनें के साथ। उसके काम करने वाले भी जो सीले नौजवान थे, मुस्तैदी से काम करते थे। इसलिए बूढ़े लाला साहब का कारखाना रोज गिरता जाता था। बूढ़े आदमियों को नई चीज़ों से चिढ़ हो जाती है, वह लाला साहब को भी थी। वह अपनी पुरानी मशीन ही को चलाते थे। किसी किस्म की तरक्की या सुधार को पाप समझते थे, मगर अपनी इस मंदी पर कूढ़ा करते थे। रघुनाथ ने उनकी मर्जी के खिलाफ कॉलेजिएट शिक्षा प्राप्त की थी और उसका इरादा था कि अपने पिता के कारखानों को नए वसूलों पर चलाकर आगे बढ़ाए। लेकिन जब भी उनसे किसी परिवर्तन या सुधार का जिक्र करता तो लाला साहब जामे से बाहर हो जाते और बड़े गर्व से कहते, कॉलेज में पढ़ने से तजुर्बा नहीं आता। तुम अभी बच्चे हो, इस काम में मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। तुम मुझे सलाह मत दो, जिस तरह मैं कहता हूँ काम किए जाओ। कई बार ऐसे मौके आ चुके थे कि बहुत ही छोटे मसलों में अपने पिता की मर्जी के खिलाफ काम करने के जुर्म में रघुनाथ को सख्त फटकारें पड़ी थी। इसी वजह से अब वह इस काम में कुछ उदासीन हो गया था और किसी दूसरे कारखाने में किस्मत आजमाना चाहता था, जहां उसे अपने विचारों और अमली सूरत देने की ज़्यादा सहूलियतें हासिल हो। जानकी ने सहानुभूतिपूर्वक कहा, तुम इस फिक्र में क्यों जान खपते हो? जैसे वो कहे वैसे ही करो। भला दूसरी जगह नौकरी कर लोगे तो वह क्या कहेंगे? और चाहे वो गुस्सा के मारे कुछ न बोले, लेकिन दुनिया तो तुम ही को बुरा कहेगी। जानकी नई शिक्षा के आभूषण से वंचित थी। उसने स्वार्थ का पाठ न पढ़ा था, मगर उसका पति अपने अल्मामेटर का एक प्रतिष्ठित सदस्य था। उसे अपनी योग्यता पर पूरा भरोसा था, उस पर नाम कमाने का जोश। इसलिए वह बूढ़े पिता के पुराने ढर्रों को देखकर धीरज खो बैठता था। अगर अपनी योग्यताओं के लाभप्रद उपयोग की कोशिश के लिए दुनिया उसे बुरा कहे तो उसको परवाह न थी। झुंझलाकर बोला, कुछ मैं अमृत की घड़ियाँ पीकर तो नहीं आया हूँ कि सारी उम्र उनके मरने का इंतजार करूँ। मूर्खों की अनुचित टीका टिप्पणी के डर से क्या अपनी उम्र बराबर कर दूँ? मैं अपने कुछ हम उम्रों को जानता हूँ जो हरगिज मेरी सी योग्यता नहीं रखते, लेकिन वह मोटर पर हवा खाने निकलते हैं, बंगलों में रहते हैं और शान से ज़िंदगी बसर करते हैं। तो मैं क्यों हाथ पर हाथ रखे जिंदगी को अमर समझे बैठा रहूं? संतोष और निष्प्रियता का युग बीत गया है। यह संघर्ष का युग है। यह मैं जानता हूँ कि पिता का आदर करना मेरा धर्म है, मगर सिद्धांतों के मामले में मैं उनसे क्या किसी से भी नहीं दब सकता। इसी बीच रमा ने आकर कहा, लाला जी थाली मांगते हैं। लाला साहब हिंदू रस्म रिवाज के बड़े पावन थे, मगर बुढ़ापे के कारण चौक के चक्कर से मुक्ति पा चुके थे।
पहले कुछ दिनों तक जाड़े में रात को पूड़ियाँ न हजम होती थी, इसलिए चपातियाँ ही अपनी बैठक में मंगा लिया करते थे। मजबूरी ने वह कराया था जो हुज्जत और दलील के काबू से बाहर था। रघुनाथ ने के लिए भी जानकी ने खाना निकाला। पहले तो वह हुजूर बहुत दुखी नजर आते थे, लेकिन बघार की खुशबू ने खाने के लिए चाव पैदा कर दिया था। अक्सर हम अपनी आँख और नाक से हाजमे का काम लिया करते हैं। लाला साहब रात को भले चंगे सोए, लेकिन अपने बेटे की गुस्ताखियाँ और कुछ अपने कारोबार की सुस्ती और मंदी उनकी आत्मा के लिए भयानक कष्ट का कारण हो गई। और चाहे इसी उद्विग्नता का असर हो, चाहे बुढ़ापे का सुबह होने से पहले उन पर लकवे का हमला हो गया। जबान बंद हो गई और चेहरा ऐंठ गया। रघुनाथ डॉक्टर के पास दौड़ा। डॉक्टर आए, मरीज को देखा और बोले, डरने की कोई बात नहीं, सेहत होगी, मगर 3 महीने से कम ना लगेंगे। चिंताओं के कारण यह हमला हुआ है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि वो आराम से सोए, परेशान ना हो और जबान खुल जाने पर भी जहाँ तक मुमकिन हो बोलने से बचे। बेचारी जानकी बैठी रो रही थी। रघुनाथ ने आकर उसको सांत्वना दी और फिर डॉक्टर के यहाँ से दवा ला कर दी। थोड़ी देर बाद मरीज को होश आया। इधर उधर कुछ खोजती हुई सी निगाहों से देखा कि जैसे कुछ कहना चाहते हैं, और फिर इशारे से लिखने के लिए कागज़ मांगा। रघुनाथ ने कागज़ और पेंसिल रख दी तो बूढ़े लाला साहब ने हाथों को खूब संभाल कर लिखा, चक्की का काम दीनानाथ के हाथ में रहे। ये सब रघुनाथ के हृदय में तीर की तरह लगे। अफसोस, अब भी मुझ पर भरोसा नहीं, यानी कि दीनानाथ मेरा मालिक होगा और मैं उसका गुलाम बनकर रहूँगा। कागज़ लिए जानकी के पास आया और बोले, लाला जी ने दीनानाथ को मैनेजर बनाया है। उन्हें मुझ पर इतना एतबार भी नहीं है, लेकिन मैं इस मौके को हाथ से न जाने दूंगा। उनकी बीमारी का अफसोस तो ज़रूर है, मगर शायद परमात्मा ने मुझे अपनी योग्यता दिखलाने का यह अवसर दिया है और इससे मैं ज़रूर फ़ायदा उठाऊंगा। कारखाने के कर्मचारियों ने इस दुर्घटना की खबर सुनी तो बहुत घबरा गए। क्या रघुनाथ दीनानाथ के नीचे काम करेगा? क्या होगा लाला रघुनाथ का फैसला? क्या बूढ़े लाला साहब कभी ठीक हो पाएंगे? छोटे लाला साहब कभी अपने पिताजी को अपनी योग्यता साबित कर पाएंगे? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बीमारी मुबारक पार्ट 2 ज़रूर सुने। आगे की पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और स्टोरी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करते जाए। स्टोरी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।